हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करिए। आप मार्केट में मोबाइल फ़ोन खरीदने गए हैं। आपके सामने सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, Xiaomi, रियलमी, वन प्लस और मोटोरोला जैसे कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम 30-35 साल पहले की बात करें तो इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस पहले नहीं हुआ करते थे। कार्स में भी सिर्फ एम्बेसडर और फिएट जैसे कुछ ही मॉडल्स मिलते थे। लेकिन आज Hyundai, होंडा, टोयोटा, किया, BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स इंडियन रोड्स पर दिखते हैं। आखिर ये चेंज आया कैसे? कैसे दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस कर रही हैं? कैसे एक प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों में बनते हैं? और कैसे आज हम घर बैठे किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब एक ही कंसेप्ट में छुपा है, ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसीज का रोल क्या है, प्रोडक्शन कैसे कंट्रीज़ के बीच स्प्रेड होता है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का कंसेप्ट। आज से कुछ डिकेड्स पहले प्रोडक्शन जनरली एक ही कंट्री के अंदर होता था। मान लीजिए कोई कंपनी शर्ट बना रही है तो कॉटन भी उसी कंट्री से आता था, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होती थी और सेल भी वहीं होती थी। लेकिन आज की दुनिया में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। अब कंपनीज प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस को अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म करवाती है। यानी एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन एक कंट्री में हो सकता है, उसके पार्ट्स दूसरी कंट्री में बन सकते हैं और असेंबली तीसरी कंट्री में हो सकती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। ये ग्लोबलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। आज प्रोडक्शन नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कंपनीज हर स्टेज के लिए उस कंट्री को चूज़ करती है जहां उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी में एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल दिया गया है। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन अमेरिका के रिसर्च सेंटर्स में तैयार होता है। उसके कंपोनेंट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद उन कंपोनेंट्स को मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप भेजा जाता है जहां फाइनल असेंबली होती है। और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसे दुनिया भर के मार्केट्स में बेचा जाता है। साथ ही कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया के कॉल सेंटर से प्रोवाइड की जाती हैं। अब सोचिए, एक ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अमेरिका डिज़ाइन कर रहा है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मेक्सिको असेंबली कर रहा है और इंडिया कस्टमर सर्विस दे रहा है और प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। ये है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। अब सवाल उठता है कि प्रोडक्शन को दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेड कौन करता है। इसका आंसर है एमएनसीज़। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो कंपनी होती है जो एक से अधिक कंट्रीज़ में प्रोडक्शन को ओन या कंट्रोल करती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो एमएनसीज़ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका बिजनेस सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होता। उनके फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज़ और प्रोडक्शन यूनिट्स दुनिया के कई देशों में होते हैं। ये कंपनीज ग्लोबल लेवल पर काम करती हैं। कुछ फेमस एमएनसीज़ का एग्जांपल देखते हैं। एप्पल, सैमसंग, टोयोटा, होंडा, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन एक्सेट्रा। ये सारी कंपनीज दुनिया के कई कंट्रीज़ में प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। इसी वजह से इन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। आज लगभग हर सेक्टर में एमएनसीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो या आईटी सर्विसेज हों। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एप्पल अमेरिका की कंपनी है तो वो इंडिया या चाइना में प्रोडक्शन क्यों करती है? अगर टोयोटा जापान की कंपनी है तो वो इंडिया में फैक्ट्री क्यों लगाती है? आंसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपना प्रॉफिट बढ़ाना, और प्रॉफिट बढ़ाने के सबसे इफ़ेक्टिव तरीके में से एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। इसलिए एमएनसीज़ उन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन सेटअप करती है जहां उन्हें कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है चीप लेबर। डेवलप कंट्रीज़ में वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, वियतनाम या बांग्लादेश में लेबर कंपैरेटिवली सस्ती होती है। जब कंपनी को कम वेज पर वर्कर्स मिल जाते हैं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा रीज़न है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। कई कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर फैक्ट्री रॉ मटेरियल के सोर्स के पास हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। इससे भी कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। तीसरा रीज़न है लार्ज मार्केट। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा कंज्यूमर्स, और ज़्यादा कंज्यूमर्स का मतलब है ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा प्रॉफिट। इसलिए कई एमएनसीज इंडिया को एक ह्यूज मार्केट के रूप में देखती हैं। चौथा रीज़न है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनीज़ को रोड्स, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। जिन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ प्रोडक्शन करना आसान और एफिशिएंट होता है। पांचवा रीज़न है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई गवर्नमेंट्स फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करती हैं। इससे एमएनसीज़ को बिजनेस करने में आसानी होती है। अब ग्लोबल प्रोडक्शन को और डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। आज का प्रोडक्शन सिस्टम एक ग्लोबल नेटवर्क की तरह काम करता है। मान लीजिए एक स्मार्टफोन बन रहा है, उसका डिज़ाइन अमेरिका में प्रिपेयर हुआ, प्रोसेसर ताइवान में बना, बैटरी चाइना में बनी, सॉफ्टवेयर इंडिया में डेवलप हुआ और असेंबली वियतनाम में हुई, और फाइनल प्रोडक्ट इंडिया और यूरोप में सेल हुआ। ये पूरा प्रोसेस ग्लोबल प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। गारमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। कॉटन कोरिया से आता है, थ्रेड किसी और कंट्री में बन सकता है, क्लोथ वियतनाम में प्रिपेयर हो सकता है, स्टिचिंग बांग्लादेश में हो सकती है, ब्रांडिंग यूरोप की कंपनी कर सकती है और फाइनल प्रोडक्ट अमेरिका में सेल हो सकता है। यानी एक सिंपल शर्ट भी कई कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से बन सकती है। ग्लोबल प्रोडक्शन एमएनसीज़ को कई बेनिफिट्स देता है। सबसे पहला बेनिफिट है लोअर कॉस्ट, दूसरा बेनिफिट है एफिशिएंसी, तीसरा बेनिफिट है हायर प्रॉफिट्स और चौथा बेनिफिट है ग्लोबल मार्केट एक्सेस। इसी वजह से आज दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनीज ग्लोबल प्रोडक्शन मॉडल को फॉलो करती है और यही ग्लोबलाइजेशन के सबसे विजिबल और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दुनिया के कई देशों में प्रोडक्शन करती है, लेकिन सवाल ये है कि एमएनसीज प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करती हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है सेटिंग अप फैक्ट्रीज़। इस मेथड में एमएनसीज किसी दूसरे देश में अपनी खुद की फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करती है। मान लीजिए सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। अगर सैमसंग इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है और यहाँ मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस करती है तो ये सेटिंग अप फैक्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है। इसी तरह ह्यूंडई ने चाइना के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई है। वहाँ कार्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब सवाल है कि एमएनसी खुद की फैक्ट्री क्यों लगाती है। सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहती है। कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और कौन वर्कर्स काम करेंगे। यानी प्रोडक्शन का हर डिसीजन कंपनी के कंट्रोल में रहता है। दूसरा रीज़न है कॉस्ट रिडक्शन। अगर कंपनी को इंडिया जैसे देश में सस्ता लेबर और बड़ा मार्केट मिल रहा है तो वो यहाँ फैक्ट्री लगाकर अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकती है। इसी तरह सेटिंग अप फैक्ट्रीज एमएनसीज के लिए प्रोडक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि एक फॉरेन कंपनी और एक लोकल कंपनी मिलकर प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट करें। यानी दोनों कंपनीज पार्टनरशिप में काम करती हैं, दोनों पैसा इन्वेस्ट करती हैं, दोनों प्रॉफिट और रिस्क शेयर करती हैं, इसलिए इसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। एनसीईआरटी में फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल दिया गया है। फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है। जब फोर्ड इंडिया में आई तो उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया। ये जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। एक तरफ फॉरेन कंपनी थी और दूसरी तरफ इंडियन कंपनी, दोनों ने मिलकर बिजनेस को डेवलप किया। अब देखते हैं कि लोकल कंपनी को जॉइंट वेंचर से क्या फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा, सबसे पहले लोकल कंपनी को पैसा या कैपिटल मिलता है। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है जिससे लोकल कंपनी नई मशीन्स खरीद सकती है और प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। दूसरा फ़ायदा, एमएनसीज़ के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। जॉइंट वेंचर के थ्रू लोकल कंपनी को लेटेस्ट मशीन्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स मिल जाती हैं। इससे प्रोडक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तीसरा फ़ायदा, फॉरेन कंपनीज़ का ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लोकल कंपनी को भी मिलता है। मैनेजमेंट और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। चौथा फ़ायदा, जब किसी लोकल कंपनी का नाम एक फेमस एमएनसी के साथ जुड़ता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब सिर्फ लोकल कंपनी ही बेनिफिट नहीं करती, एमएनसी को भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा, एमएनसी को लोकल कंपनी के थ्रू मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस समझने में हेल्प होता है। दूसरा फ़ायदा,
लोकल कंपनी के पास पहले से डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो एमएनसीज उनका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी मार्केट तक पहुंचा सकती है। तीसरा फ़ायदा, नई कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना आसान हो जाता है और गवर्नमेंट अप्रूवल्स और मार्केट सेटअप में भी हेल्प मिलती है। इसलिए जॉइंट वेंचर दोनों कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल अरेंजमेंट होता है। अब तीसरा मेथड देखते हैं जो आज के टाइम में सबसे कॉमन माना जाता है। इस मेथड को कहते हैं बाइंग लोकल कंपनीज़। कई बार एमएनसीज नई फैक्ट्री लगाने के बजाय सीधा लोकल कंपनी को ही खरीद लेती हैं। ये मेथड एमएनसीज के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी नई फैक्ट्री लगाएगी तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी और मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। ये सब काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन अगर कंपनी एक एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी को परचेज़ कर लेती है तो उसे रेडीमेड बिजनेस मिल जाता है। एनसीईआरटी में कारगिल फूड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। कारगिल एक बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है। उसने इंडियन कंपनी परक फूड्स को एक्वायर कर लिया। परक फूड्स के पास पहले से इस्टेब्लिश्ड ब्रांड था, कस्टमर्स थे, मार्केटिंग नेटवर्क था, ऑयल रिफाइनरीज थी। जब कारगिल ने परक फूड्स को खरीदा तो ये सारी फैसिलिटीज़ कारगिल के कंट्रोल में आ गई और धीरे धीरे कारगिल इंडिया की एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में एक मेजर कंपनी बन गई। बाइंग लोकल कंपनी से एमएनसी को कई एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इमीडिएट मार्केट एक्सेस। दूसरा एडवांटेज है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तीसरा एडवांटेज है इस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चौथा एडवांटेज है एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स, यानी एमएनसी बिना ज़्यादा स्ट्रगल के मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेती है। अब आते हैं चौथे और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड पर। इस मेथड को कहते हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। हर प्रोडक्ट एमएनसी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। कई बार एमएनसी छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन का ऑर्डर देती हैं। ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं। एमएनसी उन्हें बताती है कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, डिलीवरी कब करनी है और प्राइस कितना मिलेगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके बाद एमएनसी उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से मार्केट में बेचती है। एग्जाम्पल के लिए गारमेंट इंडस्ट्री इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। नाइकी, एडिडास और पूमा जैसे ब्रांड्स अपने सारे प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। वो इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के छोटे मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स देते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर नाइकी या एडिडास का लोगो लगता है। कस्टमर को लगता है कि नाइकी ने प्रोडक्ट बनाया है, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन किसी स्मॉल प्रोड्यूसर ने किया होता है। एनसीईआरटी में लुधियाना की वुमेन वर्कर्स का एग्जाम्पल दिया गया है। कई वुमेन घर पर फुटबॉल्स बनाती हैं, लेकिन फुटबॉल्स किसी लोकल ब्रांड के नाम से नहीं बिकती। वो इंटरनेशनल एमएनसी ब्रांड्स के नाम से मार्केट में बेची जाती हैं। यानी प्रोडक्शन स्मॉल प्रोड्यूसर्स करते हैं और ब्रांडिंग एमएनसी करती है। अब सवाल है कि अगर प्रोडक्शन स्मॉल प्रोड्यूसर कर रहा है तो कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल एमएनसी के पास ही रहता है। एमएनसी डिसाइड करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिलीवरी शेड्यूल और प्राइस। अगर प्रोड्यूसर कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। इसलिए एक्चुअल पावर एमएनसी के पास ही होता है। अब तक हमने देखा कि एमएनसीज अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जब कोई प्रोडक्शन कंपनी किसी दूसरे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है तो इकोनॉमिक्स में उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ की जाती है, जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लैंड खरीदती है, बिल्डिंग बनवाती है, मशीन्स लगाती है या नए इक्विपमेंट परचेज करती है तो इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब अगर यही इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में किया जाए तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब एक फॉरेन कंपनी किसी दूसरे कंट्री में फैक्ट्री, ऑफिस, मशीन या प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने के लिए पैसा लगाती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन सवाल है कि कोई कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करती है? क्या वो चैरिटी कर रही है? बिल्कुल नहीं। हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। कंपनी को लगता है कि जो पैसा आज इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्ड मोटर्स जो अमेरिका की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, 1995 में इंडिया आई। उसने चेन्नई के पास एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फोर्ड ने इंडिया में पैसा लगाया क्योंकि उसे यहाँ बड़ा मार्केट, सस्ते लेबर और फ्यूचर प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी नज़र आई।
इसलिए याद रखिए, जब एमएनसी किसी दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन एसेट पर पैसा लगाती है, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। पहले एक समय में प्रोडक्शन लार्जली एक कंट्री के अंदर होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद प्रोडक्शन दुनिया के कई कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गया। आज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। इसी वजह से प्रोडक्शन सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। इसी कनेक्शन को हम इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फोर्ड इंडिया में कार मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन कार के कुछ पार्ट्स इंडिया की लोकल कंपनी सप्लाई कर रही हैं। कुछ एडवांस कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर जर्मनी की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और फाइनल कार साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील एक्सपोर्ट की जा रही है। अब आप देखिए, इंडिया की प्रोडक्शन चाइना, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की इकनॉमी से डायरेक्टली कनेक्ट हो गई। यानी एक कंट्री में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी कंट्रीज़ को भी अफेक्ट कर रही हैं। इसी को इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। आज दुनिया की इकोनॉमीज़ इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं कि अगर किसी एक कंट्री में प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कई कंट्रीज़ पर देखने को मिलता है। कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा था कि चाइना में फैक्ट्रीज बंद होने से दुनिया भर की सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो गई थी। ये इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब हम चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर आते हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स बेचती हैं या वहाँ से गुड्स खरीदती हैं तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक्सपोर्ट्स, जब हम अपने देश के प्रोडक्ट्स किसी दूसरे देश को बेचते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का राइस, टी और मेडिसिन्स दूसरे देशों में बेचे जाते हैं, ये एक्सपोर्ट्स हैं। दूसरा होता है इंपोर्ट्स, जब हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्ट्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स सोल्ड अब्रॉड और इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब सवाल है कि फॉरेन ट्रेड इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। पहले कोई प्रोड्यूसर सिर्फ अपने कंट्री के मार्केट में ही प्रोडक्ट्स बेच सकता था, लेकिन फॉरेन ट्रेड के थ्रू अब वो दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंच सकता है। मान लीजिए इंडिया की एक कंपनी मेडिसिन्स बनाती है। अगर वो सिर्फ इंडिया में ही मेडिसिन्स बेचेगी तो उसकी सेल्स लिमिटेड रहेंगी, लेकिन अगर वो अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में भी मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करे तो उसका मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा। और मार्केट बड़ा होने का मतलब है ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा प्रॉफिट और बिजनेस एक्सपेंशन। अब कंज्यूमर्स की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड की वजह से कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइसेस मिलते हैं। आज हम मार्केट में कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स, जापानीज़ कार्स, अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाइनीज़ टॉयज़ देखते हैं। सब कुछ खरीद भी सकते हैं, यानी कंज्यूमर को क्वालिटी और वैरायटी दोनों मिलती हैं। कई बार फॉरेन प्रोडक्ट्स सस्ते भी होते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। अब एनसीईआरटी का एक फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इंडिया में टॉयज़ काफ़ी महंगे बिक रहे थे। इसी बीच चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को पता चला कि इंडिया में टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा है। उन्होंने इंडिया में टॉयज़ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इंडियन कंज्यूमर्स के पास दो ऑप्शंस आ गए, इंडियन टॉयज़ और चाइनीज़ टॉयज़। कंपटीशन शुरू हो गया। चाइनीज़ टॉयज़ की प्राइसेस कम थी, डिज़ाइंस नए और अट्रैक्टिव थे। रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे कंज्यूमर्स चाइनीज़ टॉयज़ खरीदने लगे। कंज्यूमर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ, उन्हें ज़्यादा वैरायटी मिली, बेटर डिज़ाइंस मिले और सस्ते प्रोडक्ट्स मिले, यानी कंज्यूमर्स की चॉइस और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ गई। चाइनीज़ टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी फ़ायदा हुआ, उनके मार्केट एक्सपैंड हो गए, सेल्स बढ़ गई और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। उनके प्रोडक्ट्स कम बिकने लगे, मार्केट शेयर रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट्स कम हो गए, कई प्रोड्यूसर्स को लॉसेस भी हुए, कुछ स्मॉल बिजनेसेस बंद भी हो गए। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन ट्रेड सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं लाते। कुछ लोग बेनिफिट करते हैं और कुछ लोग चैलेंजेस फेस करते हैं। अब चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट का मतलब होता है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। पहले हर कंट्री का मार्केट लार्जली अलग अलग था, लेकिन फॉरेन ट्रेड के बढ़ने से मार्केट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे हैं। इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स कहा जाता है। चलिए चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जाम्पल से समझते हैं।
जब चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में आए तो इंडिया का टॉय मार्केट चाइना के टॉय मार्केट से कनेक्ट हो गया। अब चाइना में होने वाले चेंजेस इंडिया को भी अफेक्ट करने लगे। अगर चाइना में टॉय प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया में इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। अगर चाइना में टॉय प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में भी प्राइसेस अफेक्ट हो सकती हैं। यानी दोनों मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हो गए। इसी को मार्केट इंटीग्रेशन कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड के कारण प्रोडक्ट्स एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पहुंचते हैं। कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोड्यूसर्स compete करते हैं। एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रेजुअली क्लोज होने लगती हैं और एक कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजंस दूसरी कंट्रीज़ को भी अफेक्ट करने लगती हैं। इसी प्रोसेस को NCERT इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के नाम से एक्सप्लेन करती है। अब तक हमने देखा कि MNCs अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती हैं। फॉरेन ट्रेड कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और प्रोडक्शन भी ग्लोबली स्प्रेड हो चुका है। अब सवाल है कि इन सब प्रोसेसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं। इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सिंपल वर्ड्स में जब दुनिया के अलग अलग देश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के माध्यम से एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। यानी कंट्रीज़ के बीच कनेक्शंस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज एक कंट्री की इकनॉमी दूसरी कंट्री से जुड़ी हुई है। एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बिक रहा है। एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक कंट्री की टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री में यूज़ हो रही है। इसी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं। अगर 50 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में कंपेयर किया जाए तो आज कंट्रीज़ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं और इस इंटरकनेक्टेडनेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहला, ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है MNCs का एक्सपेंशन। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने बिजनेस को एक कंट्री तक लिमिट नहीं रखती। वो कई कंट्रीज़ में प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट करती हैं। एप्पल, सैमसंग, टोयोटा, कोका कोला, नेस्ले जैसे MNCs दुनिया के कई कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की सबसे विजिबल फीचर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉरेन ट्रेड का बढ़ना। आज कंट्रीज़ पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर रही हैं। इंडिया अमेरिका को मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करता है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट करता है। यानी गुड्स और सर्विसेज कंट्रीज़ के बीच कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तीसरी फीचर है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। आज इंडिया के मार्केट दुनिया के मार्केट से कनेक्टेड है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी या घटेगी तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। मार्केट्स अब आइसोलेटेड नहीं रहे, वो एक दूसरे से लिंक्ड हो चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन को भी बढ़ा दिया है। पहले इंडियन प्रोड्यूसर्स को सिर्फ इंडियन कंपनी से कंपटीशन मिलता था, लेकिन आज उन्हें चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन और अमेरिकन कंपनी से भी कंपटीशन मिल रहा है। कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी इंप्रूव होती है और कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिलता है। ग्लोबलाइजेशन की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है टेक्नोलॉजी का रैपिड ट्रांसफ़र। आज एक कंट्री में डेवलप्ड टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी दूसरे कंट्रीज़ के इकोनॉमिक तक पहुंच जाती है। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाती हैं। पहले इंफॉर्मेशन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने में दिन या हफ्तों लग जाते थे। आज इंटरनेट में और मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच सकती है। ये भी ग्लोबलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे? आखिर कौन सी चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया? NCERT दो मेजर फैक्टर्स पर फोकस करती है। पहला, इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आज शिप्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं, रोड नेटवर्क्स बेटर हैं, रेलवेज़ फास्टर हैं, एयर ट्रांसपोर्ट पहले के मुकाबले बहुत सस्ते और फास्ट हो गए हैं। रिज़ल्ट क्या हुआ? गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना आसान और सस्ता हो गया। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट मिला। NCERT में कंटेनर्स का भी एग्जाम्पल दिया गया है। आज गुड्स को स्पेशली डिज़ाइन कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये कंटेनर्स डायरेक्टली ट्रक्स, ट्रेन्स, शिप्स और एरोप्लेन्स में लोड किए जा सकते हैं। इससे टाइम बचता है,
हैंडलिंग कॉस्ट कम होती है, डैमेज का रिस्क कम होता है और इंटरनेशनल ट्रेड फास्टर हो जाता है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन के सबसे पावरफुल फैक्टर पर, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिए, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन में आईसीटी का क्या रोल है, इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंक्लूडेड होते हैं कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, फैक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ईमेल एक्सेट्रा। इन टेक्नोलॉजीज़ ने दुनिया को लिटरली एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। पहले अगर इंडिया से अमेरिका मैसेज भेजना होता था तो बहुत टाइम लगता था। आज व्हाट्सएप, ईमेल और वीडियो कॉल्स की हेल्प से हम कुछ ही सेकंड्स में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। आज कंपनीज़ इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। प्रोडक्शन प्लान्स, बिजनेस रिपोर्ट्स और ऑर्डर्स दुनिया के किसी भी कॉर्नर में सेकंड्स में भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से मनी ट्रांसफ़र भी इंस्टेंटली हो जाता है, जिसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। पहले इंटरनेशनल पेमेंट्स में कई दिन लगते थे, आज कुछ ही मिनट्स में ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। आईसीटी ने सर्विस सेक्टर को भी ग्लोबल बना दिया है। आज इंडिया के कॉल सेंटर्स अमेरिका और यूरोप के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया में होता है, क्लाइंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। ये सब आईसीटी के वजह से पॉसिबल हुआ है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। इंडिया के कॉल सेंटर्स फॉरेन कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ फॉरेन क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग्स जूम या गूगल मीट के थ्रू ग्लोबली कंडक्ट करी जाती हैं। फ्रीलांसर्स इंडिया में बैठकर फॉरेन कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। ये सब आईसीटी और ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। अब एनसीईआरटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जो आईसीटी और ग्लोबलाइजेशन का परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए लंदन में एक मैगज़ीन पब्लिश होनी है, लेकिन उस मैगज़ीन का डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग दिल्ली में किया जा रहा है। अब सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? आईसीटी की वजह से। सबसे पहले लंदन ऑफिस मैगज़ीन का कंटेंट इंटरनेट के थ्रू दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली के डिज़ाइनर्स कंप्यूटर्स पर मैगज़ीन्स डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग के दौरान लंदन और दिल्ली के ऑफिसेज़ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब मैगज़ीन प्रिंट हो जाती है तो उसे एरोप्लेन के थ्रू लंदन भेज दिया जाता है और पेमेंट भी इंटरनेट और ई बैंकिंग के थ्रू इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब सोचिए, कंटेंट लंदन में बना, डिज़ाइन दिल्ली में हुआ, कम्युनिकेशन इंटरनेट से हुई, पेमेंट ऑनलाइन हुई और मैगज़ीन एयर ट्रांसपोर्ट से लंदन पहुंच गई। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि आईसीटी ने दुनिया को कितना कनेक्टेड बना दिया है। इसी वजह से आज सर्विसेज भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब तक हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन को ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट्स कंट्रीज़ के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो ग्लोबलाइजेशन कभी भी स्मूथली काम नहीं कर सकता। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, लिबरलाइजेशन। अभी हम इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट द्वारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स को हटाना या कम करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। एनसीईआरटी के वर्ड्स में रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम देती है, उन्हें डिसाइड करने देती है कि क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सेट्रा। पहले गवर्नमेंट हर चीज़ को क्लोजली रेगुलेट करती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद बिजनेसेस को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल गई। इसलिए इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में चाइनीज़ टॉयज़ इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाइनीज़ टॉयज़ पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दे और कंपनीज़ को फ्रीली इंपोर्ट करने की परमिशन दे दे तो चाइनीज़ टॉयज़ आसानी से इंडियन मार्केट में आ जाएंगे। ये लिबरलाइजेशन का एग्जांपल है। अब इंडियन कंज्यूमर्स को ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, लेकिन इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह जब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस कम करती है, ट्रेड और कंपटीशन दोनों बढ़ते हैं। इसी प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि लिबरलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट किन रेस्ट्रिक्शंस को हटा रही थी। इन रेस्ट्रिक्शंस को इकोनॉमिक्स में ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है।
ट्रेड बैरियर का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया गया रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बनाती है जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा, किस कंडीशन पर इंपोर्ट होगा, और इसी कंट्रोल को ट्रेड बैरियर कहते हैं। ट्रेड बैरियर्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ। मान लीजिए एक चाइनीज़ टॉय इंडिया में 100 रुपये का आता है। गवर्नमेंट उस पर 30 रुपये का इंपोर्ट टैक्स लगा देती है। अब वो टॉय इंडियन मार्केट में 130 रुपये का बिकेगा। रिजल्ट क्या होगा? चाइनीज़ टॉय पहले जितना सस्ता नहीं रहेगा, कंज्यूमर्स उससे कम खरीदेंगे और इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसलिए इंपोर्ट टैक्स एक ट्रेड बैरियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेड बैरियर होता है कोटा। कोटा का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना। मान लीजिए गवर्नमेंट कह दे कि एक साल में सिर्फ 10 लाख चाइनीज़ टॉयज़ ही इंडिया में इंपोर्ट किए जा सकते हैं, चाहे डिमांड कितनी भी हो। उस लिमिट से ज़्यादा इंपोर्ट अलाउड नहीं होंगे। ये कोटा सिस्टम कहलाता है। इसका पर्पस भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देना होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन्हें बैरियर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फॉरेन गुड्स के फ्री मूवमेंट में रुकावट क्रिएट करते हैं। फॉरेन कंपनीज़ इजीली मार्केट में इंटर नहीं कर पाती, इसलिए इन रेस्ट्रिक्शंस को ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ट्रेड बैरियर्स ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद इनका यूज़ क्यों किया? इसका आंसर हमें इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन में मिलता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के समय इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी। इंडस्ट्रीज़ बहुत वीक थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी डेवलप हो रहा था। इंडियन कंपनीज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी। ऐसे में अगर फॉरेन कंपनीज़ को फ्रीली इंडिया में बिजनेस करने दिया जाता तो क्या होता? इंडियन इंडस्ट्रीज़ सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इकोनॉमिक थ्योरी में एक कंसेप्ट है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा। जैसे एक छोटे बच्चे को ग्रो करने के लिए प्रोटेक्शन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही नए इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। 1950s और 1960s में इंडियन इंडस्ट्री भी इन्फेंसी स्टेज में ही थी। अगर उस समय अमेरिका, जापान और यूरोप की पावरफुल कंपनीज़ डायरेक्टली कम्पीट करती तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए। इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स मेनली 3 रीज़न से लगाए। पहला, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाना। दूसरा, लोकल कंपनीज़ को डेवलप होने का समय देना। तीसरा, इंडिया इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंडेंस कम करना चाहता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया। उस समय इंडिया ने सिर्फ कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स अलाउ किए, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। ये पॉलिसी कई डिकेड्स तक चलती रही। अब हम चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री का एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है। इसी साल इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत बड़े चेंजेस किए। 1980s के एंड तक इंडियन इकोनॉमी कई प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। इंडिया के पास इंपोर्ट्स के पेमेंट के लिए भी लिमिटेड डॉलर्स बचे थे। इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। गवर्नमेंट को लगा कि पुरानी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। इसी बैकग्राउंड में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को अब ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना चाहिए। गवर्नमेंट का मानना था कि कंपटीशन से एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इनोवेशन बढ़ेगा, इंडियन कंपनीज स्ट्रॉन्गर बनेंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। फॉरेन गुड्स को इंडिया में आने की ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी गई। इससे एमएनसीज़ का एंट्री बढ़ा। इंटरनेशनल ट्रेड को सिंप्लीफाई किया गया। बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम दी गई। इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ा। इससे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई। 1991 के बाद इंडिया की इकनॉमी ग्रेजुअली ग्लोबल इकनॉमी के साथ इंटीग्रेट होने लगी। फॉरेन कंपनीज़ इंडिया आने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ, ग्लोबलाइजेशन की स्पीड तेज़ हो गई। इसी वजह से एनसीईआरटी कहती है कि लिबरलाइजेशन और 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने ग्लोबलाइजेशन को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट किया।
अब तक हमने समझा कि 1991 के बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, ट्रेड बैरियर्स को कम किया और अपनी इकनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इतने सारे कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं तो उनके बीच रूल्स कौन बनाता है? अगर दो कंट्रीज़ के बीच ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कौन सॉल्व करता है और कौन इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चलेगा? इन्हीं प्रोसेसेस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नाम से जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए WTO को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स लार्जली इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि WTO का फॉर्मेशन कब और क्यों हुआ। WTO का ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। WTO से पहले इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक अरेंजमेंट था जिसे GATT कहा जाता है, GATT, GATT। GATT का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1948 से GATT इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को मैनेज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड और कम्प्लेक्स होता गया। सिर्फ गुड्स का ट्रेड ही नहीं, बल्कि सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट जैसे इश्यूज भी इम्पोर्टेंट हो गए। इसीलिए कंट्रीज़ को एक स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई। इसी के रिजल्ट में WTO का फॉर्मेशन हुआ। आज WTO में दुनिया के लगभग सारे मेजर ट्रेडिंग नेशंस मेंबर हैं। इंडिया भी WTO का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। यानी WTO एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ पर मिलकर काम करती हैं। अब सवाल है कि WTO बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए हर कंट्री अपने हिसाब से ट्रेड रूल्स बना ले। कोई कंट्री इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर दे, कोई कंट्री फॉरेन प्रोडक्ट्स पर बहुत हेवी टैक्सेस लगा दे, कोई कंट्री अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करे। ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए WTO का क्रिएशन किया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कॉमन रूल्स इस्टेब्लिश किए जा सकें, यानी सभी कंट्रीज़ के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क हो। अब WTO के ऑब्जेक्टिव समझते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ऑब्जेक्टिव, WTO का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। फ्री ट्रेड का मतलब है कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज बिना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस के। WTO चाहता है कि कंट्रीज़ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा बैरियर्स ना लगाएं। इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेड बैरियर्स को कम करना। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, टैरिफ्स, कोटाज, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा, ये सब ट्रेड बैरियर्स होते हैं। WTO कंट्रीज़ को इनकरेज करता है कि ये बैरियर्स ग्रेजुअली रिड्यूस करें ताकि ट्रेड और इजी हो सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कॉमन रूल्स बनाना। सोचिए अगर हर कंट्री अलग अलग रूल्स फॉलो करेगी तो बिजनेसेस को काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। इसलिए WTO एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये रूल्स मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं। कंट्रीज़ के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं। मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक्यूजिशन लगा दे। ऐसे केसेस में WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी WTO कंट्रीज़ के बीच मीडिएटर की तरह काम करता है। WTO का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रस्ट को बढ़ाया जाए। जब कंट्रीज़ ट्रेड करती हैं तो उनके इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्गर होते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है। अब तक WTO बहुत बेनिफिशियल लग रहा है, लेकिन WTO को लेकर कई क्रिटिसिज्म्स भी हैं। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ का मानना है कि WTO के रूल्स हमेशा फेयर नहीं होते। NCERT भी इसी क्रिटिसिज्म पर फोकस करती है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा कंप्लेंट ये है कि WTO के रूल्स सब कंट्रीज़ पर इक्वली अप्लाई नहीं होते। डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक पावर में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार WTO पॉलिसीज़ इस डिफरेंस को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करती। डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि डेवलप कंट्रीज़ फ्री ट्रेड की बात तो करती है, लेकिन खुद कई सेक्टर्स में प्रोटेक्शन कंटिन्यू रखती है। यानी वो दूसरे कंट्रीज़ को ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए कहती है, लेकिन खुद अपने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करती रहती है। इस सिचुएशन को कई बार डबल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर उन्हें डायरेक्टली डेवलप कंट्रीज़ के हाईली सपोर्टेड प्रोड्यूसर्स के साथ compete करना पड़े तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ WTO रिफॉर्म्स की डिमांड करती रहती हैं।
अब एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्रीकल्चर। ये एग्जाम्पल डब्ल्यूटीओ क्रिटिसिज्म को समझने का सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ के फार्मर्स वीट प्रोड्यूस करते हैं। इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फार्मर्स को मिलता है चीप इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, डायरेक्ट कैश पेमेंट्स, इंश्योरेंस सपोर्ट, फर्टिलाइज़र सपोर्ट एक्सेट्रा। यानी गवर्नमेंट एक्टिवली फार्मर्स की हेल्प करती है। जब फार्मर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स को कंपेटिवली सस्ते रेट्स पर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, और क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। अब इंडिया के फार्मर की सिचुएशन देखिए। इंडियन फार्मर्स के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लैंड होल्डिंग्स छोटी होती हैं, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कंट्रीज़ के लेवल का नहीं होता। अगर इंडियन फार्मर्स को डायरेक्टली सब्सिडाइज्ड अमेरिकन फार्मर्स के साथ compete करना पड़े तो कंपटीशन अनइक्वल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्कूल लेवल प्लेयर को ओलंपिक चैंपियन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए। कंपटीशन टेक्निकली तो फेयर दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिकली फेयर नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का मानना है कि डब्ल्यूटीओ को पहले डेवलप कंट्रीज़ की सब्सिडीज़ को रिड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन कई डेवलप कंट्रीज़ अब भी अपने फार्मर्स को लार्ज स्केल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एनसीईआरटी इसी पॉइंट को हाईलाइट करती है कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। डब्ल्यूटीओ जनरली फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं कि सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं, फेयर ट्रेड भी होना चाहिए। फ्री ट्रेड का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस कम करना, लेकिन फेयर ट्रेड का मतलब है सब कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। कंपटीशन तभी मीनिंगफुल है जब प्लेइंग फील्ड सबके लिए रिलेटिवली लेवल हो। अब तक हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसी का रोल क्या है, और लिबरलाइजेशन और डब्ल्यूटीओ कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या ग्लोबलाइजेशन इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा या इसने कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, जबकि कुछ लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट ग्रुप्स पर डिफरेंट तरीके से पड़ा है। कुछ ग्रुप्स विनर बने और कुछ ग्रुप्स को लॉसेस भी फेस करने पड़े। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन का सबसे विजिबल बेनिफिट कंज्यूमर को मिला। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के डजन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ज़ाओमी, वन प्लस और भी कई ब्रांड्स। कार्स में ह्यूंडई, होंडा, टोयोटा, किया, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ एक्सेट्रा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले कंज्यूमर्स के पास इतने चॉइसेस अवेलेबल नहीं थे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में आई और चॉइसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो गई। कंपटीशन बढ़ने के बाद कंपनीज़ को क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ी। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी में वीक होगा तो कंज्यूमर इजीली किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लेगा। इसी कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई। आज कंज्यूमर्स को पहले के मुकाबले बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन को इंक्रीज़ भी किया है। कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज प्राइसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं। कई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी रिलेटिवली अफोर्डेबल हो गए हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिला है। जब कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइसेस, बेटर क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइसेस मिलते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन को कंज्यूमर्स के लिए जनरली बेनिफिशियल माना जाता है। अब देखते हैं कि एमएनसीज़ को ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा मिला। आखिर एमएनसीज़ ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी सपोर्टर्स क्यों होती हैं? इसका रीज़न है कि ग्लोबलाइजेशन ने उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड कर दिया है। पहले कंपनीज़ का मार्केट मोस्टली अपने कंट्री तक लिमिटेड होता था, लेकिन आज एमएनसीज़ पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना सकती हैं। एप्पल सिर्फ अमेरिका में ही प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो इंडिया, चाइना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स सेल करता है। मार्केट बड़ा होने से सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं। एमएनसीज़ उन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन एस्टैब्लिश कर सकती है जहां लेबर रिलेटिवली सस्ता हो। इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम होती है।
कंपनीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प मिलती है। जब कंपनी को सस्ता लेबर मिले, बड़ा मार्केट मिले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो नेचुरली उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ फॉरेन कंपनीज़ को ही बेनिफिट मिला? नहीं, कई इंडियन कंपनीज़ को भी ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा हुआ। फॉरेन कंपटीशन के सामने सर्वाइव करने के लिए इंडियन कंपनीज़ ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, प्रोडक्शन टेक्निक्स इंप्रूव की गई, मशीन्स अपग्रेड की गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। इंडियन कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव की, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ इंडियन कंपनीज से नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनीज से कंपटीशन मिल रहा था। बहुत सी इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इंटर कर गईं। उन्होंने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ किए और ग्लोबल ब्रांड्स बनने की तरफ कदम बढ़ाया। एनसीईआरटी कुछ इंडियन कंपनीज़ के एग्जांपल्स देती है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाया, जैसे कि इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, रैनबैक्सी एक्सेट्रा। इन कंपनीज़ ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश की और ग्लोबल मार्केट्स में कंपटीशन करना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन का एक और मेजर इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर में देखने को मिला। सर्विस सेक्टर इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन का सबसे सक्सेसफुल एरिया माना जाता है। सर्विस सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो फिज़िकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉल सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से सर्विसेज को भी ग्लोबली प्रोवाइड करना पॉसिबल हो गया। आज इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका के क्लाइंट के लिए काम कर सकता है। इंडियन कॉल सेंटर यूरोप के कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन और आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इंडिया का आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल दुनिया भर के क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इससे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सेक्टर्स में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। जब एमएनसीज इंडिया में आई, उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, ऑफिसेज खोले, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट की। इससे जॉब्स क्रिएट हुई। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स में बढ़ी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री, कॉल सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। अब मान लीजिए एक फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है। उस फैक्ट्री में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स और वर्कर्स की ज़रूरत होगी। यानी एक इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। अब सवाल है कि गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कैसे करती है, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट कई स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को अट्रैक्ट करता है। गवर्नमेंट बिजनेसेस रिलेटेड अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई करती है। लाइसेंसेस और परमिशंस को ईजियर बनाया जाता है। इससे कंपनीज़ को बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने में आसानी होती है। कई केसेस में गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स कंसेशंस भी देती है। ये भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ कहते हैं। एग्ज़ाम के लिए SEZ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये स्पेशली प्लान्ड इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। गवर्नमेंट SEZ में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जैसे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड्स, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे और भी बहुत सारे चीज़ें। SEZ में कंपनीज़ को कई स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे टैक्स कंसेशंस, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, लेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ये बेनिफिट्स कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करते हैं। SEZ का पर्पस होता है इंडिया को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना। अगर कंपनीज़ को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है मोर प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब तक हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे। हमने समझा कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइसेस मिली, एमएनसीज़ को प्रॉफिट्स मिले, इंडियन कंपनीज़ को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सर्विस सेक्टर को ग्रोथ मिला। लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन से सभी लोगों को फ़ायदा हुआ? क्या सोसाइटी के हर सेक्शन की लाइफ बेटर हो गई? इसका आंसर है नहीं। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिले। कुछ ग्रुप्स को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ ग्रुप्स को सीरियस चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। इसी वजह से एनसीईआरटी कहती है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों होते हैं। अब हम ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड को समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर देखने को मिलता है। याद करिए, लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया था। अब फॉरेन कंपनीज और फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आसानी से इंटर कर सकते थे। ये कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी बात थी, लेकिन कई स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉब्लम बन गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास जनरली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उनके पास कम कैपिटल होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, प्रोडक्शन स्केल छोटा होता है, मार्केटिंग पावर भी कम होती है। और दूसरी ही तरफ एमएनसीज़ के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क होता है। ऐसे में जब दोनों को कम्पीट करना पड़ता है तो कॉम्पिटिशन इक्वल नहीं रह जाता। मान लीजिए एक इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर टॉय बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। इसी बीच चाइना से सस्ते टॉयज़ इंडियन मार्केट में आने लगते हैं। कंज्यूमर्स नेचुरली सस्ते और अट्रैक्टिव टॉयज़ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इंडियन प्रोड्यूसर्स की सेल कम हो जाती है, प्रॉफिट घट जाता है और कई बार बिजनेसेस बंद करने की सिचुएशन भी आ जाती है। एनसीईआरटी बताती है कि कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन के बाद डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, जैसे टॉयज़ इंडस्ट्रीज़, बैटरी इंडस्ट्री, कैपेसिटर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सेक्टर में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से कंपटीशन बढ़ गया और कई स्मॉल यूनिट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाईं। अब एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर कैसे पड़ सकता है। रवि एक स्मॉल बिजनेसमैन था जो कैपेसिटर्स मैन्युफैक्चर करता था। कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। जब इंडिया ने इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए तो फॉरेन कैपेसिटर्स इंडियन मार्केट में आने लगे। पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया से इंपोर्टेड कैपेसिटर्स आने लगे। इन इम्पोर्टेंट कैपेसिटर्स की प्राइसेस काफ़ी कम थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? कस्टमर्स इंपोर्टेड कैपेसिटर्स खरीदने लगे। अब रवि की कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसकी सेल्स गिरने लगी, ऑर्डर्स कम होने लगे, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। कंपटीशन इतना इंटेंस था कि रवि के लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और उसके वर्कर्स ने भी अपनी जॉब्स खो दी। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के बेनिफिट्स हर बिजनेस को नहीं मिलते। कुछ बिजनेसेस कंपटीशन के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि वर्कर्स पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन के बाद कंपनीज़ के बीच कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हर कंपनी चाहती थी कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई कंपनीज़ ने लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन के बाद एक टर्म बहुत कॉमन हुई, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट। फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्कर्स को परमानेंट बेसिस पर हायर करने के बजाय टेम्पररी बेसिस पर हायर करना। कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स को प्रेफर करने लगी। परमानेंट वर्कर्स को कंपनी को कई बेनिफिट्स देने पड़ते थे, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा। लेकिन टेम्पररी वर्कर्स को ये बेनिफिट्स देना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कंपनीज़ का कॉस्ट कम हो जाता है और कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती हैं। अब देखते हैं कि वर्कर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पहला प्रॉब्लम, टेम्पररी वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। उन्हें कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। ये उनके लिए कांस्टेंट अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। दूसरा होता है, कई टेम्पररी वर्कर्स को परमानेंट वर्कर्स के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती है, यानी सेम वर्क करने के बाद भी इनकम कम हो सकती है। थर्ड प्रॉब्लम है कि कंपटीशन के प्रेशर में कई वर्कर्स को ज़्यादा आवर्स तक काम करना पड़ता है, लेकिन हर बार ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिलती। और चौथा प्रॉब्लम होता है कि टेम्पररी वर्कर्स को जनरली पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस और पेड लीव जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को वीक बना देता है। अब एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, सुशीला का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल वर्कर्स की चेंजिंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। सुशीला एक फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर थी।
परमानेंट एम्प्लॉय होने के कारण उसके पास स्टेबल इनकम थी, जॉब सिक्योरिटी थी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे, वर्किंग कंडीशंस रिलेटिवली बेटर थे, उसकी लाइफ कंपेटिवली सिक्योर थी। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के बाद कंपनी ने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए डिसीजन लिया। परमानेंट वर्कर्स की जगह टेम्प्रेरी वर्कर्स को हायर किया जाने लगा। सुशीला भी इस प्रोसेस से अफेक्ट हुई। अब सुशीला को टेम्पररी बेसिस पर काम करना पड़ा, कम वेजेस मिली, जॉब सिक्योरिटी कम हो गई और वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए। यानी ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन का प्रेशर डायरेक्टली वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन पर भी पड़ा। अब तक हमने पूरे चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइसेस मिली, एमएनसीज़ को प्रॉफिट मिले, इंडियन कंपनीज़ को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि कई स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लॉसेस हुए, कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी कम हुई, फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन का प्रेशर फेस करना पड़ा। यानी ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट सब लोगों तक इक्वली नहीं पहुँचे। इस सिचुएशन ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा किया, क्या सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का होना ही काफ़ी है या फिर ग्लोबलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका फ़ायदा सोसाइटी के हर सेक्शन को मिले। इसी क्वेश्चन का आंसर है फेयर ग्लोबलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ऐसी ग्लोबलाइजेशन जिसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के बेनिफिट्स सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंच सकें, ना कि सिर्फ कुछ पावरफुल कंपनीज या रिच ग्रुप्स तक। यानी ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एमएनसीज और लार्ज बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होनी चाहिए, उसका फ़ायदा वर्कर्स को भी मिले, फार्मर्स को भी मिले, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी मिले और पुअर पीपल को भी मिले। तभी ग्लोबलाइजेशन को ट्रूली फेयर कहा जा सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस हो रही है, एक तरफ ओलंपिक लेवल एथलीट खड़ा है और दूसरी तरफ एक स्कूल लेवल एथलीट। अगर दोनों को एक ही रेस में दौड़ा दिया जाए और कहा जाए कि कंपटीशन फेयर है, तो क्या ये सच में फेयर कंपटीशन होगा? नहीं, क्योंकि दोनों की कैपेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल इसी तरह ग्लोबलाइजेशन में भी सब पार्टिसिपेंट्स इक्वल पोजीशन पर नहीं होते। एक तरफ ह्यूज एमएनसीज होती हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होता है, और दूसरी तरफ स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लोकल इंडस्ट्रीज़, ये सब होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऐसे में सिर्फ फ्री कंपटीशन को फेयर कंपटीशन नहीं कहा जा सकता, इसलिए फेयर ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। फेयर ग्लोबलाइजेशन का पहला प्रिंसिपल है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हर ग्रुप को डेवलपमेंट का इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे वो एमएनसी हो या स्मॉल बिजनेस, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। ये फेयर ग्लोबलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए। उन्हें सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए, जैसे चीप लोन्स, बेटर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, ताकि वो कंपटीशन का सामना कर सकें। फार्मर भी इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेयर ग्लोबलाइजेशन इंश्योर करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स फार्मर के इंटरेस्ट को इग्नोर ना करें। उन्हें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। WTO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए। अब सवाल आता है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन को रियलिटी में कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्या मार्केट खुद सब कुछ फेयर बना देगा? नहीं, यहाँ गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। NCERT स्पेसिफिकली बताती है कि गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन इस्टेब्लिश करने में सेंट्रल रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कंपनीज प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट लेबर लॉज बनाती है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम वेजेस मिलें, वर्किंग कंडीशन सेफ़ हों, चाइल्ड लेबर ना हो, वुमेन वर्कर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलें। ये सब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। हमने रवि का एग्जाम्पल पढ़ा था, जहां इंपोर्टेड गुड्स की वजह से बिजनेस बंद हो गया था। ऐसे सिचुएशंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट लो इंटरेस्ट लोन्स दे सकती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है, स्किल ट्रेनिंग दे सकती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, मार्केटिंग सपोर्ट दे सकती है। इससे स्मॉल बिजनेसेस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के एरा में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा होती है।
इसलिए गवर्नमेंट को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब लोग स्किल्ड होंगे तो वो बेटर जॉब्स पाएंगे, हायर इनकम अर्न करेंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। ये भी फेयर ग्लोबलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना नहीं है, गवर्नमेंट को एमएनसीज को रेगुलेट भी करना होता है। अगर कोई कंपनी लेबर लॉज वायलेट करे, इन्वायरमेंट को डैमेज करे, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल और फेयर रहे। गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते वक्त अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्टिकुलरली फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये रोल WTO नेगोशिएशंस में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सब तक पहुंचा सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कुछ एरियाज़ में डेवलप होगा तो बेनिफिट्स भी लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। इसलिए इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी फेयर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। NCERT इस चैप्टर के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। ग्लोबलाइजेशन को रोकना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कई बेनिफिट्स दिए हैं। चैलेंजेस ये हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और जो लोग ये लॉसेस फेस कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाए। यही फेयर ग्लोबलाइजेशन का एसेंस है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी के पूरे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने देखा कि कैसे प्रोडक्शन एक कंट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि MNCs के थ्रू दुनिया के कई देशों में फैल गया है। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स को समझा और जाना कि कैसे दुनिया की इकोनॉमीज़ आज एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हमने ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग, फीचर्स और उसके मेजर ड्राइवर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT के रोल को भी डिटेल में समझा। साथ ही लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और WTO के रोल को भी डिस्कस किया। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि ग्लोबलाइजेशन ना तो पूरी तरह अच्छी है और ना ही पूरी तरह बुरी। एक तरफ इसने कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा चॉइसेस और लोअर प्राइसेस दिए, इंडियन कंपनीज़ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दी, सर्विस सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ कई स्मॉल प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स और वर्कर्स को कंपटीशन और जॉब इनसिक्योरिटी जैसे इन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। इसलिए आज सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं बल्कि फेयर ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसी ग्लोबलाइजेशन जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंच सके। आखिर में याद रखिए, ग्लोबलाइजेशन दुनिया को जोड़ती है, लेकिन फेयर ग्लोबलाइजेशन ये सुनिश्चित करती है कि इस जुड़ाव का फ़ायदा हर व्यक्ति तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।